व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने मोतिहारी में 7,000 रुपए करोड़ की योजनाएं शुरू की। जितेंद्र आहवाड़ पर हमले की साजिश का आरोप, बोले रोहित पवार। अमित शाह बोले जीत को आदत बनाए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचे, 7,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार के मोतिहारी में आज एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा स्थल पर पहुंचे हैं। यहां वे 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता विजय सिन्हा भी उपस्थित है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बिहार के मेरे भाई और बहनों, राधा मोहन सिंह जी मुझे हमेशा चंपारण आने का मौका देते रहते हैं। ये धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। आजादी के आंदोलन के समय में इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपी जी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपी जी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं।
मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान साथियों। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है, वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथियों, यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है
कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में ही 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। साथियों, आज बिहार आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत बिहार की माताओं बहनों की है। और मैं आज देख रहा था लाखों बहनें हमें आशीर्वाद दे रही थी। ये दृश्य दिल को छूने वाला था। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहनें, यहां की महिलाएं अच्छी तरह समझती है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। आप याद करिए, जब आपको 10 रुपया भी अगर आपके पास है तो छिपा करके रखना पड़ता था। न बैंकों में खाता होता था
न कोई बैंकों में घुसने देता था। गरीब का स्वाभिमान क्या होता है, ये मोदी जानता है। मोदी ने बैंकों से कहा, गरीब के लिए दरवाजे कैसे नहीं खोलेंगे, और हमने इतना बड़ा अभियान चलाकर जनधन खाते खुलवाए। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे गरीब परिवार की महिलाओं को हुआ। बिहार में भी करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले। इसके बाद हमने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा इन खातों में भेजना शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने, और अभी घोषणा भी कर रहे थे, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये महीने प्रति के हिसाब से कर दिया। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही तो जाएगा। पिछले 1.5 महीने में ही बिहार के 24,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी गई है। ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि माताओं बहनों के पास आज जनधन खातों की ताकत है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के इन प्रयासों के जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में, बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। साथियों, आज यहां 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया गया है। ये पैसा नारी शक्ति की शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। यहां नीतीश जी ने जो जीविका दीदी योजना चलाई है, उसने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बना दिया है। साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी
नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही
मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहाँ के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहाँ केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी। पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे
जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब 1.25 करोड़ किसानों को होगा और इसमें बहुत बड़ी संख्या मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाली है। साथियों, आज यहां रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। साथियों, चंपारण की धरती का जुड़ाव हमारी आस्था और संस्कृति से भी है। राम जानकी पथ मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर गुजरने वाला है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है, उससे श्रद्धालु चंपारण से अयोध्या जाकर दर्शन कर सकेंगे। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ है बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आका के इशारे पर जितेंद्र आहवाड़ पर हमले की साजिश, बोले रोहित पवार।
महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर हुई झड़प ने राज्य की राजनीति पर हलचल मचा दी है। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने इस घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक गोपी चंद और उनके समर्थकों की ओर से एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड़ पर हमले की पूर्ण नियोजित साजिश थी। 4 लोगों ने जितेंद्र आहवाड़ पर हमला करने की योजना बनाई थी। ये देखो, ये जो नया आका है ये सांगली का आका है, आमदार है। कल अगर आप देखो, ये जो पवित्र ठिकान है, ये जो विधिमंडल है, यहाँ पे भाड़े पे गुंडा लाया गया। 4 लोग थे। अवार्ड साहब पे अटैक करने का प्लानिंग था, ऐसे हम सबको लगता है, क्योंकि उनको व्हाट्सएप और मैसेज पे धमकी आई थी ये नए आका के कार्यकर्ता के माध्यम से। उनके मां के बारे में, बहनों के बारे में, लड़की के बारे में, अवार्ड साहब के बहुत लो लेवल पे जाके कमेंट्स थे। अभी मर्डर आपका करूंगा ऐसा अगर मैसेज आता है, अवार्ड साहब जब अधिवेशन में आते हैं, वहां पे आने के बाद ये 4 गुंडा वहां पे आते हैं, अवार्ड साहब नहीं मिलते, इसलिए अटैक किस पे होता है तो अवार्ड साहब के साथ जो नितिन देशमुख नाम का कार्यकर्ता है उस पे अटैक करते हैं। उसका ऑपरेशन हुआ था 1.5 महीना पहले, उसी के पेट पे आप मार रहे हो। और ये जो नया आका क्या करता है तो दूर से सिर्फ ऐसे इशारा करता है और ये 4 गुंडा वहां पे मारामारी करते हैं। ये 4 गुंडा अंदर आए कैसे? एक पे मकोका है, और जिसने मैसेज किया था, जो व्यक्ति ने मैसेज किया था अवार्ड साहब को कि आपका मार दिया जाएगा, उसका धंधा क्या है तो वो बिजनेस क्या करता है तो वो बिजनेस करता है गांजा बेचता है। ऐसे लोग हैं। इस तरीके के लोग अगर यहाँ पे आके इतनी मस्ती करते हैं तो लोगों का विश्वास आमदारों पे और विधिमंडल पे ये कम हो सकता है। बहुत डेंजरस चीज है। इसलिए ये नया आका भीड़ में यही हुआ था, ऐसी ही शुरुआत हुई थी और बाद में देखा जाए तो मर्डर और बहुत सारे अलग अलग जो चीजें थी वहां पे आप सबने देखा है। अभी यहाँ पे भी यही चीज वापस एक बार हो रही है। तो इसे सरकार को विनती करता हूं, ये जो अहंकार है आपके आमदारों पे और ये जो नया आका इन मेकिंग है उसको अभी रुकाओ, नहीं तो आगे जाके बहुत देर हो सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जीत को आदत बनाए, बोले गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड को संबोधित किया। उन्होंने खिलाड़ियों और पुलिस बलों को उत्साहवर्धक संदेश देते हुए कहा, जीतना और हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए। मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब जीतने को आदत बनाते हैं तो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले, देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मुझे डीआईबी ने इन्फॉर्म किया कि 613 पदक हम जीत कर आए हैं, कुछ लोगों ने 1 से ज्यादा पदक जीते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज सुबह में यहां आने के पहले सोचता था कि आने वाला 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहां होने वाला है, भारत में होगा। और एक सांसद नाते बताता हूं कि आप लोग अगर खेलेंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेंगे, मेरे मत क्षेत्र के अंदर आपको खेलने आने होगा। उस वक्त हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिस किसी भी देश में जाती है वो देश के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सफल आयोजन करें। सफल आयोजन तो हो ही जाता है, वो ना खेल का काम है, ना खिलाड़ियों का काम है, ना खेल के क्षेत्र में काम करने वालों का काम। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई न कोई कम से कम
एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन की हिस्सेदारी है वो सर्वसमावेशी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेडल जो मिले वो भी सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में धर्मांतरण पर पुलिस सतर्क। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि अवैध फंडिंग के एक केस की जांच में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा की गई कार्यवाही में देहरादून से एक संभावित कनेक्शन मिला है। यूपी एटीएस की कार्यवाही में पूछताछ के दौरान देहरादून से एक लिंक सामने आया है। हमारी एजेंसियां इस इनपुट पर काम कर रही है और पूरी तरह सतर्क है। हाँ, देखिए, जो अभी धर्मांतरण का और जो इलीगल फंडिंग का प्रकरण जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जिसमें यूपी एटीएस द्वारा इसमें केस भी रजिस्टर्ड करके कार्रवाई की जा रही है, इसमें जो इनपुट प्राप्त हुए थे, जो सीनियर अधिकारियों से वार्ता हुई थी, उसमें एक कनेक्शन यहाँ का भी निकला था, जिसको पूछताछ के लिए यूपी एटीएस टीम ले गई है। उस पूछताछ के बाद क्या चीज़ें निकल के आए, क्या साक्ष्य आए, उसके बाद जो भी इनपुट आएगा उसको शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ जो अभी तक इनपुट विभिन्न एजेंसियों द्वारा शेयर किए गए हैं, उस पर हमारी एजेंसीज भी अलर्ट है। और जो उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून है, अगर उसके बाद कोई इस तरह का कृत्य पाया जाता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से कनेक्टेड है और इस पूरे इलीगल फंडिंग या धर्मांतरण में कहीं से लिप्त है, तो डेफिनेटली यहाँ की पुलिस भी सतर्क संज्ञान लेकर इसमें कार्रवाई करेगी। तो अभी थोड़ा कहना अर्ली होगा, बट डेफिनेटली काफ़ी सारे इनपुट शेयर हुए हैं और उस इनपुट के आधार पर देहरादून पुलिस भी काम कर रही है। किन स्थानों से पकड़ा गया? अभी सिर्फ एक स्थान से जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, वो सहसपुर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले गए। उसके बाद पूछताछ बाद साक्ष्यों के आधार पर क्या चीज़ें निकल कर आती है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, उसके आगे फिर हम अपनी भी कार्रवाई, अगर हमें लगता है कि वो व्यक्ति कहीं यहाँ पर किसी धर्मांतरण में या कहीं फोर्सफुल धर्मांतरण में या कहीं फंडिंग में इन्वॉल्व रहा था, तो डेफिनेटली उस पर भी हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं और उस पर आगे की हम कार्रवाई शीघ्र करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। एमपी के किसान दुनिया से जुड़ेंगे, बोले सीएम मोहन यादव। स्पेन से मध्य प्रदेश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 250 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय कृषि परिसर का जिक्र करते हुए कहा कि ये परियोजना कृषि, व्यापार, फसल प्रसंस्करण और भंडारण के क्षेत्र में मनप की तस्वीर बदल देगी। आज स्पेन के मरका बारना नामक स्थान पर खास करके यहाँ के किसानों को लेकर के, किसान की सारी प्रकार की फसलें, हमारे फल, फूल, सब्जी, उसी को एक स्थान पर लगभग 250 एकड़ का ये बड़ा कैंपस, जिस कैंपस के माध्यम से हमारे लिए ये बड़ा, हमारे अपने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए बहुत उल्लेखनीय जगह है, जहाँ एक जगह पे ही न केवल उनको अपनी सुविधा से माल बेचने की जगह देते हैं, बल्कि प्रोसेसिंग करने के लिए भी, जहां अपने ज़्यादा फसल आ जाए तो उसका बेहतर से बेहतर प्रबंधन करके, और यहाँ के अलावा देश और स्पेन के बाद दुनिया में वो अपने यहाँ से वेजिटेबल, खास करके सब्जियाँ, फल, सबको निर्यात करने का काम भी करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब बड़े पैमाने पर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है और किसानों की फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे में हमारे फलोद्यान की दृष्टि से भी हमने लगातार प्रयास प्रारंभ किए। तो ये आदर्श जगह है जहां सरकार के माध्यम से समाज को जोड़ करके इस तरह का मॉडल खड़ा किया जा सकता है, जहां प्रकृति की एक जो देन होती है कि फसल का उत्पादन पर्याप्त हो जाए तो किसानों को दाम गिर जाते हैं, वो दाम गिरने से बचाने के लिए और ज़्यादा उत्पादन होने, तो जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ निर्यात करने के लिए देश के अंदर भी, देश के बाहर भी बहुत अच्छे से व्यापार व्यवसाय करके किसानों की और मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बड़ा टर्निंग पॉइंट का स्थान हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने आज का दिन अपने अधिकारियों के साथ इसको देखने में गुजारा है, जहां ये अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट भी है, व्यापारियों के रुकने की जगह भी है, होटल भी है, लेबर के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था, आवागमन का संसाधन है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, फूड प्रोसेसिंग की चला करके यहाँ वेयर हाउस भी बड़े बड़े हैं, और ये एक तरह से वातानुकूलित सारी व्यवस्था करने से उसकी शुद्धता पे भी पर ध्यान देते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संबलपुर विश्वविद्यालय में छात्रा की शिकायत पर छात्र गिरफ्तार। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय के कुलपति
सुशांत कुमार दास ने बताया कि एक महिला छात्र द्वारा की गई शिकायत के बाद आरोपी छात्र गोपीकांत सुना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्र ने महिला पुलिस थाने में शिकायत की थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे निलंबित भी कर दिया है। प्रोफेसर सुशांत कुमार दास, मैं इधर का वाइस चांसलर हूँ। एक्चुअली इधर जो गोपीनाथ सुना उनके अगेंस्ट में महिला थाना में कंप्लेंट हुआ था और ये जो कंप्लेंट किया था, जो हमारे एक्सपीरियंस थे, इधर कुछ भी कंप्लेंट नहीं किया था और डायरेक्टली महिला थाना में कंप्लेंट किया था और उसके बेसिस में परसों 4:30 बजे उनको अरेस्ट किए थे और उसका एक इन्फॉर्मेशन लेटर मुझे दिया गया था। उसके बेसिस में हम लोग उसको हमारे तरफ से भी एक्शन लिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उनको। सर आगे कुछ ऐसे और बच्चे लोग उनका ना हो, टीचर ऐसा किसी को रैगिंग ना करें कि व्हाट्सएप में उनको मैसेज ना करें, तो इनके लिए कुछ सचेतन किए हैं सर कि ऐसा बाद में, और क्योंकि बच्चे उनको परेशानी हो जाता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है, रैली हो जाता है, तो बच्चे को अभी एग्जाम टाइम भी आ जाएगा। हाँ, ये बात सही है। देखिए, इसके लिए तो हम लोग रेगुलरली जो एक्टिविटी करते थे, आईसीसी सेल हमारा है, ग्रीवेंस सेल है, तो उसके लिए हम लोग रेगुलरली उसका एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। तो उसके अलावा आईसीसी सेल का जो 9 मेंबर्स है, उनका फ़ोन नंबर और डिटेल जो प्रोफेसर्स और स्टाफ से उनका डिटेल्स सब कैंपस में सारे जगह में लगाया गया है। एनीबॉडी कैन गिव द कंप्लेंट टू देम एनी टाइम। ऑल्सो जैसे वो लोग तो हमारे बच्चे जैसे, तो हम लोग को भी हम लोग ओपनली अपील कर रहे हैं कि हम लोग को भी डायरेक्टली वो हमें मैसेज किए, नहीं तो मेल किए, तो फोन किए, तो करने से हम लोग जो तुरंत ही एक्शन लेंगे। सर ऐसा नंबर कुछ ऐसा डिस्प्ले किए हैं लोगों बच्चे लोगों के पास में? कैसे? हाँ, आपका नंबर बच्चे लोगों के पास कैसा डिस्प्ले? ये तो देखिए, मेरा नंबर तो उसमें वेबसाइट में भी है। हाँ। और बाकी जो आईसीसी सेल उनका नंबर से उधर डिस्प्ले है और कैंपस का वेरियस जगह में नंबर भी डिस्प्ले है। सर यहाँ पर फीमेल फैकल्टी कितना, मेल कितना है सर? लगभग 50-50 है अभी। हाँ, फीमेल पे किसी को हेड रखें जैसा फीमेल को ओपनली कंप्लेन कर पाए कि? हाँ, आईसीसी सेल का हेड फीमेल ही है और उसमें से ज़्यादातर फीमेल फैकल्टी है आईसीसी सेल में। ठीक है सर। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेटे को जन्मदिन पर गिरफ्तार किया गया बघेल का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे के प्रवर्तन ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अडानी के खिलाफ लड़ रही है और विपक्ष को दबाने के लिए ये राजनीति अपनाई गई है। वे अब मेरे बेटे को निशाना बना रहे हैं ताकि कोई भी अडानी के खिलाफ आवाज न उठाए। सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज? भाई 82 लाख में भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी की गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
आम आदमी पार्टी ने भारत नेपाल गठबंधन से बनाई दूरी। आम आदमी पार्टी ने भारत नेपाल गठबंधन से औपचारिक रूप से दूरी बना ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ किया कि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। भारत नेपाल गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। उसके बाद हमने हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के उपचुनाव भी अकेले लड़े और अब बिहार चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। संजय सिंह ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी किसी दल की कठपुतली नहीं बनेगी और जब भी उन्हें लगेगा कि सरकार कुछ गलत कर रही है, हम उनका विरोध करेंगे, चाहे वे गठबंधन का हिस्सा हो या ना हो। पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमने स्पष्ट किया अपनी स्थिति कि इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था। उसके बाद हरियाणा हम अकेले लड़े, दिल्ली हम अकेले लड़े, बिहार का चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं और 2 बाई इलेक्शन हुआ, एक गुजरात में और एक पंजाब में। दोनों बाई इलेक्शन हम अलग अलग लड़े। तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और जो मुद्दे संसद के अंदर उठाने हैं, आम आदमी पार्टी मजबूती से उसको उठाएगी। आप जानते हैं हमने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है और वो निभाएंगे। ऐसे में सवाल नहीं उत्पन्न होंगे कि इसका इंडिया अलायंस में गठबंधन के अंदर अगर गतिरोध है? अरे भाई, सरकार का विरोध करने के लिए हम पहले भी मजबूती से विरोध कर रहे थे। तो सरकार का विरोध करने का काम जो है, अलग अलग मुद्दों पे जो उनकी कमियां हैं उसको हम लोग करेंगे मजबूती से। इंडिया गठबंधन जो अपना करना चाहता है, अपनी बैठक करके जो निर्णय लेना चाहता है वो ले। भाई, इंडिया गठबंधन ऐसे बच्चों का खेल थोड़ी। उन्होंने बताओ, आप लोकसभा चुनाव के बाद कोई मीटिंग किया? कोई उस इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने या बनाने की कोई पहल की? कभी अखिलेश यादव के खिलाफ कोई टिप्पणी, कभी उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई टिप्पणी, कोई ममता बनर्जी के खिलाफ कोई टिप्पणी। तो इंडिया गठबंधन जिस रूप में एकजुट होकर चलना चाहिए था, उसका सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने उसकी भूमिका निभाई क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस लीड करने की स्थिति में नहीं है या फिर वो तो स्पष्ट है, दिखाई पड़ रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम अपनी स्थिति स्पष्ट। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांधीनगर में BMW से टक्कर, बुजुर्ग की मौत। गांधीनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जानकारी दी कि ये घटना करीब 7 बजे हुई है। BMW दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ता भरत मोहन मिश्रा है, जिनके पिता की मौत एक BMW कार की टक्कर से हुई है। पुलिस ने बताया कि राजकोट निवासी आरोपी वत्सल्य को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। कल सुबह को तकरीबन 7 बजे के करीब गांधीनगर के सरगासन के TP9 एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी FIR पुलिस थाने में दर्ज हुई है। फरियादी है भरत मोहन मिश्रा। फरियाद के मुताबिक उसके पिताजी सुबह कुछ काम से एक्टिवा लेकर घर से बाहर निकले थे। उस वक्त एक काले रंग की BMW के चालक ने उसके साथ अकस्मात किया और उसमें उसके पिता का डेथ हो गया। इस बात का मामला FIR दर्ज हुआ है। जो एक्यूज्ड है उसको कल हिरासत में लिया गया था। उसका नाम वत्सल दीपक भाई कारिया है, जो राजकोट का रहने वाला है। उसका ससुराल सरगासन गांधीनगर में पड़ता है, वो वहां पे आया हुआ था और कुछ आक्षेप हुए थे ड्रिंक्स के बारे में, तो ऐसा लग नहीं रहा था। फिर भी हमने उसका ब्लड सैंपल लेके भिजवाया गया है। जो भी नतीजा आएगा उसके मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। और जो गाड़ी की स्पीड को लेके बात है, वहां तक गाड़ी पुलिस थाने में है। RTO इंस्पेक्टर और कंपनी में से गाड़ी की स्पीड के बारे में डिटेल मंगवाई जाएगी और जो भी सामने आएगा उसके मुताबिक आगे की कार्यवाही की जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस का भ्रष्टाचार से पुराना नाता, बोले हरिलाल नागर। राजस्थान के मंत्री हरिलाल नागर ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है और उनके नेता मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में फंसे हुए हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके बेटे हो या परिवार के सदस्य, कई लोग भ्रष्टाचार के कला में माहिर है। जब भी जांच होती है, खासकर ED के जरिए, तो कार्रवाई और गिरफ्तारी होती है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस का एक लंबा भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है और उसके जो भी, चाहे वो मतलब मुख्यमंत्री रहे हों या उनके पुत्र रहे हों या उनके परिवारजन रहे हों, एक भ्रष्टाचार करने के बारे में उसकी महारत हासिल है। और जब इनका भ्रष्टाचार हुए तो उनकी जांच होती है, तो उनकी ED के मामले में मनी लैंडिंग के माध्यम से जो भी केस निकल के आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। तो निश्चित है कि जनता
ये चाहती है कि हमारा जो भी जनप्रतिनिधि हो कम से कम ईमानदारी के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार के काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 11 साल से सरकार चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में कोई मायकालाल एक दाग भी उस दामन पे नहीं लगा सकता। तो ये सरकार दिए उन्होंने, इस तरह का एक पूरे देश में एक भरोसा उत्पन्न हुआ है मोदी जी के ऊपर में। और वहां आपने 10 साल उसके पहले मनमोहन जी की सरकार देखी थी कि उसमें कौन रोज रोज कौन से राजा और कौन सा कोयला घोटाला, कभी कोई स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोई खेल घोटाला, ये सब घोटाले हुए थे। उस समय जो जनता को एक राजनेताओं के प्रति सम्मान और उनके प्रति आदर कम हो गया था, आज वो वापस राजनेताओं के प्रति मोदी जी के नेतृत्व में देश में सम्मान बढ़ा है और उन्होंने लगातार ऐसा इतिहास बनाया है। और जब कांग्रेस के घोटाले निकल के अभी तक भी बाहर आ रहे हैं, उनकी जांचें चल रही है, तो उन पे ऊपर कार्रवाई हो रही है। और कांग्रेस के लोग कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे जीजा जी पर कार्रवाई ये जानबूझकर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। परेशान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो अनियमितताएं की है उनमें समय लग जाता है और निर्णय निश्चित रूप से होगा किसी दिन। ये गवाह है, हमारा देश का कानून है, कानून किसी को बख्शता नहीं है। जब भी जिसने अनियमितताएं की है, भ्रष्टाचार किया है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे देश की जनता में एक मैसेज जाना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी, बोले पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, सभी नेता किसी न किसी अधिकारी से मिले हुए हैं, कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। पप्पू यादव ने हाल ही में हुए चंदन मिश्रा की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, ऐसा तो अपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, कोई सुबह 9 बजे निकलता और फिल्म अंदाज में गोली चला देता है, ये क्या है? कुछ नहीं होने वाला, सारे नेता किसी न किसी और पदाधिकारी के साथ है। आपको क्या लग रहा है फिल्मी, आपने ऐसा फिल्मी देखा क्या? सुबह के 9 बजे 5 फिल्मी स्टाइल में जाता है, हाथ में कॉक करता है, पिस्टल कमर से निकालता है, जाके ठोकता है, फिल्मी स्टाइल में विलेन आगे जाता है और हीरो पीछे से। भैया क्या है, एक भी दुनिया का पूंजी आएगा यहाँ? आपको लगता है कोई बच्चे को लौटने देगा? सर, बिहार हमारे नेता राहुल गांधी ने क्राइम कैपिटल कहा, क्राइम कैपिटल। हम लोग कांग्रेस के हमारे प्रभारी ने इसको गुंडा राज कहा, गुंडा राज। एक दिन में 3 दर्जन से ज्यादा, मतलब नीतीश कुमार का सुशासन शासन शुरू से या तो इंस्पेक्टर राज के द्वारा चला या तो प्रॉक्सी वार के द्वारा चला। और अब तो नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब बैक दरवाजे से जो विभीषण बीजेपी के साथ मिल गए हैं, तालमेल घालमेल, वो विभीषण बीजेपी मिल करके चलाते हैं और जाति के आधार पर क्रिमिनल को देखा जाता है। विपक्ष का चश्मा से क्रिमिनल उसका अपना भगत सिंह है और सत्ताधारी क्रिमिनल महात्मा गांधी। जाति प्रोटेक्ट करती है क्रिमिनल को। बिहार में मेरा जात है, कैठो मर्डर किया, 4 और करो, जाति क्रिमिनल को वोट देती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रॉबर्ट वाड्रा को निशाना बनाना राजनीतिक चाल, बोले विजेंद्र सिंह। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की चार्जशीट पर उठे राजनीतिक तूफान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, वाड्रा को निशाना बनाना एक राजनीतिक चाल है। अगर जमीनी की कीमत बैलेंस शीट पर नहीं छिपाई गई थी तो उसके मुनाफे में बेचना कोई अपराध नहीं था। ये विगत 10 साल से अधिक समय से इस प्रकरण को सरकार जो है कि टालती चली जा रही है। उसको इसलिए कि समय समय पर इस तरीके के मुद्दे उठा करके किसी पार्टी को जो है बदनाम किया जा सके। जिस समय का प्रकरण है उस समय राजनीति में न वाड्रा जी थे न ही प्रियंका गांधी थी। जमीन खरीदने और बेचने का काम तो विकास प्राधिकरण भी करती है, आवास विकास परिषद भी करती है कि किसानों की 10-20 हजार रुपए बीच से जमीन लेकर के 10 लाख रुपए में प्लाट होल्डरों को बेचती है। तो उन्होंने भी
अगर कोई जमीन खरीदी या अगर कालांतर में उसकी वैल्यू बढ़ गई और उन्होंने यदि उस मूल्य को छिपाया हो या वहां की सर्किल रेट पर उन्होंने स्टैंप ड्यूटी नहीं दी हो या अपने जो बैलेंस शीट है उसमें उस वैल्यू को छिपाया हो, तब तो वो जो है कि अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन केवल जमीन खरीद लेना और अधिक पैसे में बेच देना और उसको लटकाए रखना इस मुद्दे को, और 10 साल से वहां की हरियाणा की सरकार है, वो केवल एक राजनीतिक मुद्दे के अलावा कुछ नहीं है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें MNS न्यूज टीवी पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।